लेकिन कल की बात में आज की क्या खबर है, इसलिए इस खबर को अभी लिया जा रहा है। कल आपको याद होगा कि 3 घंटे से ज्यादा अरसे तक बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक ऑल पार्टीज मीटिंग में लिए गए अहम फैसले, रियासती दर्जा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे पहले होगा हदबंदी, यानी हदबंदी को मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद इंतखाब होगा और इन दोनों मरहलों पर लगभग सभी जमातों ने इत्तिफाक कर लिया है। अब ये बात जब हम आपको बता रहे हैं तो आपको कल वजीर आज़म की तरफ से किए गए ट्वीट और वजारत दाखिला की तरफ से किए गए ट्वीटों को बारीक बीनी से पढ़ना होगा, और जो बयान लीडरों की तरफ से बाहर दिए गए उनका भी आपको आपने कल देखे होंगे, उन पर भी आपको नजर रखनी होगी। तो फिलहाल की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि वजीर आज़म की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव से कबल हदबंदी को मुकम्मल किया जाएगा, और हदबंदी मुकम्मल होने के साथ ही चुनाव होंगे और उसके बाद रियासत का दर्जा भी मिल सकता है। ये इस तरीके की बात है जो कल हम देख रहे थे। लगातार जब मीटिंग सामने आ रही थी तो हमने आपको पहले, जब ये मीटिंग शुरू हुई थी तो हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने कहा था कि 3-4 एजेंडे ही है जिन पर गुफ्तगू होगी, और लगभग उन्हीं 3-4 मुद्दों के आसपास ही सारी पार्टियां जो है वो घूमती हुई नजर आई, और वजीर आज़म ने भी अपना सारा खुलासा उसी पर रखा। सबसे पहले तरक्याती मंजरनामा, जो 2 साल के दौरान क्या कुछ किया गया, किस तरीके से किया गया, और पेंडेमिक के दौरान क्या कुछ हुआ, वो खाका रखा गया। उसके बाद लीडरों ने एक के बाद एक बोलना शुरू कर दिया, और जो अभी हमारे पास इब्तिदाई खबरें आ रही थी जो वजारत दाखिला के जिम्मेदारों की तरफ से कहा गया वो ये था कि जब ये खाका पहले दिया गया उसके फौरन बाद पहले गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी तकरीर सामने रखी जिसमें उन्होंने वो 5 नुकात सामने रखे जो उन्होंने बाद में मीडिया के सामने भी रखे। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं उनकी तरफ से बात सामने रखी गई, और उन्होंने 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त के बाद की लिए जो पूरी डिटेल है वो सामने रखी, और मरकज़ और रियासत के दरमियान जो फुकदान इस वक्त देखा जा रहा है, जो एतमाद साजी के लिए करना चाहिए था, उस पर उनकी गुफ्तगू जो है महव रही है। फारूक अब्दुल्ला के बाद बारी आई महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने 370 और 35(1) पर सीधी बात रखते हुए कहा कि इन चीज़ों की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर क़याम अमन मुमकिन हो सकता है। उसके बाद मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग जो साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उसके बाद दीगर लीडरों ने अपनी अपनी बात जो है वो रखी है। लीडर्स लगातार जब बाहर आए तो ऐसा लग रहा था कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि देखिए हम बाहर आएंगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ। लेकिन जब वो बाहर आए तो एक के बाद एक लीडर ने अपनी अपनी बात रखना शुरू किया, और शाम होते होते महबूबा मुफ्ती, फारूक और उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। वो सारी चीजें आपके सामने। लेकिन कल इस 3 घंटे की मीटिंग में हुआ क्या? हदबंदी के बाद चुनाव और रियासत का दर्जा, ये 3 चीजें बड़ी हैं जो अभी तक सामने आ रही है। क्योंकि मैं ट्विटर पर जब खंगालता हूं वज़ीर आज़म के दफ्तर के जो ट्वीट्स आए हैं, वजारत दाखिला के जो ट्वीट आए हैं, उनको देखने के बाद ये पता लगता है कि सिर्फ इतनी चीजें हैं जो सामने आई हैं। इस पर मजीद जरा बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मारूफ तज्जिया निगार और साबिक इंटरलोक्यूटर MM अंसारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना और डिकोड करना कि क्या कुछ हुआ, और लीडर जो कह रहे हैं, जो वजारत खारजा, वजारत दाखिला या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो ट्वीट जब बाद में सामने आए उनमें कितना फर्क है, और क्या कुछ आप सेंस कर पा रहे हैं इस पूरी मीटिंग के बीच में? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तमाम लोग एक जमहूरी निज़ाम में यकीन रखते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत और जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर्स के दरमियान एक बात हुई जो बहुत पहले होनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 5 अगस्त 90 को जो फैसला लिया गया उससे पहले भी इन सबसे मुलाकात होनी चाहिए थी, और उसके बाद ही जो एब्रोगेशन वगैरह के जो फैसले लिए गए लेने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब ये बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब इस बात से निकला गया, पहली बात तो जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि हम ये तवक्को कर रहे थे कि गुपकार अलायंस की तरफ से कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर वहाँ क्या बात हुई है। हालांकि तमाम लीडर्स ने अलग अलग मीडिया को बयान दिए हैं। दूसरी, हम ये तवक्को कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक बयान आएगा और बहुत क्लियर बयान आएगा, लेकिन हम लोग जो है अब भी देख रहे हैं कि ट्विटर पे ही
प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोग जो है अपनी बातों को कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे सामने बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, जहां हम थे वहीं है। और ये मैं देख रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल और बल्कि जो रीजनल जो पॉलिटिक्स जो इस वक्त चेंज हो रही है इंडिया और चाइना का, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक बातचीत चल रही है, और इंडिया जो है वो तालिबान से भी अप्रोच किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसके पशमंजर में ये तमाम बातों को देखना होगा। वरना यही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने तमाम लीडरशिप को, कश्मीरी लीडरशिप को डिमोनाइज किया और कहा कि वो बहुत करप्ट हैं और वहाँ पे जो है वो फैमिली ओरिएंटेशन है और तमाम तरह की बातें हुई, और उनको इतना ह्यूमिलिएशन और हैरेसमेंट हुआ और तमाम लोगों को जेल में डाला। और आज भी मैं समझता हूँ कि हजारों जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं कश्मीर के वो जेल में हैं, तो उनके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से कोई बयान नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि हालात को सुधारने के लिए पहला जो बहुत जरूरी था कि उसके ऊपर कोई फैसला होता कि आखिर जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनके बारे में फैसला हो। दूसरी बात जो आपने पहले रेज किया है 370 के बारे में, कहीं किसी से कोई बात नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि ये मौजूदा गवर्नमेंट 370 को बहाल करेगी, और सुप्रीम कोर्ट भी तकरीबन 1.5-2 सालों से उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई उस पर बातचीत नहीं हुई, तो वो तो एक ठंडे बस्ते में जा चुका है। रहा सवाल डीलिमिटेशन का, हदबंदी की जो बात है, हालांकि ये हदबंदी और जगह नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ड्यू है, लेकिन सरकार जो है वो क्यों इंसिस्ट कर रही है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में ही होना चाहिए, जबकि पीओके का एक अपना अलग मसला है जहां आप जानते हैं कि 24 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। उसको डीलिमिटेशन कमीशन किस तरह से डील करने जा रहा है वो हमें समझ में बात नहीं आती। दूसरा ये कि जब तक कि 35A को हटाया गया है, वहां पे जो पॉपुलेशन जो कंपोजिशन को चेंज करने की जो कोशिश हो रही है और डीलिमिटेशन जाहिर है उसके ऊपर नजर होगी, तो वो ये तमाम चीजें मैं नहीं समझता कि कश्मीर के अवाम को बहुत ही एक्सेप्टेबल होगा। तो बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, और शायद ये भी मीडिया में निकल कर आया है कि पहले हुकूमत जो है वो डीलिमिटेशन करेगी, इसके बाद वो इलेक्शन होंगे और इसके बाद स्टेट हुड की बातें होंगी, जबकि कश्मीर जो गुपकार अलायंस है उनका कहना है कि आप स्टेट हुड बहाल करके ही इलेक्शन कीजिए। तो ये कुछ अभी जो है अनक्लियर चीजें हैं, डीलिमिटेशन की भी क्लियर नहीं है, और स्टेट हुड का जो मामला है वो भी कब आएगा, किस तरह से आएगा, तब तक तो मैं समझता हूँ 24 का इलेक्शन भी हो सकता है कि आ जाए। और इस बीच में मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो आपके यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो यूपी के सीनियर लीडर हैं, हमारे पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं, और उनको भी शायद यूपी में लाया जाएगा, इसलिए कि अगर इलेक्शन इनको यूपी का जीतना है तो मनोज सिन्हा साहब का यूपी में होना बहुत जरूरी होगा। तो ये भी तब्दीली मैं समझता हूँ कि आ सकती है अगले कुछ महीनों में। तो मैं जो इस पूरी बात को जो समझते आ रहा हूँ कि हम बैक टू स्क्वायर वन पे ही अभी आ गए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि ये जो तमाम लीडरान में जो आपस में जो इख्तलाफ से एक दूसरे के बारे में गलत बयानी हो रही थी, वो तमाम चीजें खत्म हुई और एक साथ लोगों मिले, मुसाफा किया, नजरें मिलाई, और हो सकता है कि और बातें होंगी। लेकिन इसको पूरे मैं समझता हूँ कि रीजनल पॉलिटिक्स के ही कंटेक्स्ट में देखना चाहिए, इसलिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को अक्टूबर में यूएस में भी जाना है और वहां का प्रेशर भी है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो मीटिंग हुई है ये पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि यूएस का प्रेशर भी है। दूसरा ये कि पाकिस्तान से जो बैक चैनल से जो बात हो रही है, तालिबान से सरकार मिल रही है, तो उस कंटेक्स्ट में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जो मैं समझता हूँ कि वेलकम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर MM अंसारी, साबिक इंटरलॉक्यूटर, मुज़ाकरातकार और जम्मू कश्मीर की सियासत पर गहरी नजर रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से इसको डिकोड किया जा सकता है इस 3 घंटे की मीटिंग में। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने। हमारे साथ मारूफ तजिया निगार सुहेल काजमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। काजमी साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप सुन रहे थे कि प्रोफेसर MM अंसारी साहब किस तरीके से इस पूरी बातचीत को देख रहे थे और कह रहे थे कि अभी भी बड़ी चीजें हैं जिनको क्लियर होना बाकी है, क्योंकि कोई वाजिया बयान न तो वजारत दाखिला की तरफ से जारी किया गया और ना ही वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की तरफ से आया। सिर्फ
ट्वीट आए हैं और उन ट्वीटों को जब हम इन लाइन एंड वर्ड्स बिटवीन देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर है। 370 के बारे में क्लियर कट ये है कि देखिए ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस है, यानी डिस्कशन क्लोज, इस पर कोई बात नहीं। आगे क्या बचता है? डिलिमिटेशन और चुनाव, यानी जो हम पिछले 3-4 दिन से कह रहे थे कि मीटिंग इसी के आसपास घूमेगी, वही चीज सामने आ रही है। देखिए विश्वास भाई, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कल की मीटिंग की। इसका रद्द अमल तो 1-2 दिनों में आपके सामने आ ही जाएगा और प्राइम मिनिस्टर हैंडआउट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस निकालेगा, लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो गुलाम नबी आजाद साहब ने 5 पॉइंट फार्मूला बताया वहाँ जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स वहाँ दी, उसमें लैंड को लेके, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके, बाहर के अफसरान को लेके और स्टेटहुड को लेके, ये चीजें थी जो मैं समझता हूँ रिफ्लेक्शन है आर्टिकल 370 और 358 की, जो कंपनसेट करती है 358 को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट एसेंस ऑफ द मीटिंग जो मुजफ्फर हुसैन बेग ने कही बाहर निकल के, मैं समझता हूँ वो एक कंप्लीट बात थी कि वी आर ऑल 14 पीपल ऑन वन पेज। दैट वाज अ रिमार्केबल वर्ड यूज्ड बाय मुजफ्फर हुसैन बेग, बिकॉज इफ यू आर नॉट ऑन वन पेज देन द सिस्टम विल नॉट मूव अहेड। सो जब उन्होंने ये कहा कि हम सब एक ही पेज पे हैं टू सी डिलिमिटेशन, इलेक्शन एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो दैट मेक्स सेंस। तो मुझे लगता है ये दो चीजें बड़ी रिमार्केबल निकल के बाहर आई है और इन्हीं पे काम होगा और आगे जो रास्ते हैं वो हमवार होंगे, जो मैं समझ सकता हूँ। काजमी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद जरा आसिफ भी आपके पास आएंगे। बेग साहब कल मैं सुन रहा था वो कह रहे थे लेट इट बी, 370 नहीं है जी, 371 में बड़ी चीजें हैं जिसको हम ले सकते हैं और टेक ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चूंकि माहिर कानून है, जानते हैं कि 370 और 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने दूसरी लाइन लेकर कैसे सरकार से कुछ गिव एंड टेक करना होगा। तो क्या मैं ये बताऊं कि जो 5 अगस्त के बाद उन्होंने बात कही थी, आहिस्ता आहिस्ता करके अब सभी पार्टियों को उस लाइन को टो करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, all has to be on one page and they have to move jointly on reconstruction of the Jammu and Kashmir Union Territory। और उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास लगा, उसको फाइट कीजिए, अगर वो वापस वहां से आता है फैसला आपके हक में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फॉर टिल दैट अभी जो एक मैकेनिज्म आपके सामने, एक ब्लॉकेट जो था, डायलॉग का बंद था, वो खुला है और उसका फायदा जो है 14 के 14 लोगों को, आज की 8 पार्टीज को लेना चाहिए और ज्वाइंटली इस मुसीबत से जम्मू कश्मीर को निकालना चाहिए, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं पिछले 2 साल से। बहुत शुक्रिया। काजमी साहब, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि उम्मीदें काफी ज्यादा थी और एक बेचैनी थी कि क्या होगा, क्या लेकर आएंगे, क्या बात होगी, क्या आपकी नजर में कहीं ना कहीं ये गेटवे था, शायद बातचीत करके इन फ्यूचर बहुत जल्द हम देखेंगे कि कुछ और बातचीत करे सरकार, कोशिश ऐसी करे कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया जा सके और दिल्ली के साथ डायरेक्टली वो कांटेक्ट में रहें। तो जो आगे की सरगर्मियां होंगी, तो क्या उसकी तरफ एक ओपन डोर था या उसकी तरफ एक पेशकदमी सरकार की? बिल्कुल। देखिए, आपका स्टार्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आपको आते ही बताया, मीटिंग शुरू होने से पहले ही, कि 2 साल में हमने क्या क्या किया, अचीवमेंट्स बताइए आपको गवर्नमेंट की। ऐसा तो नहीं है जिससे सारे काम रुक चुके थे, ये सारी चीजें बंद हो चुकी थी। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जब नहीं होती हैं तो थोड़ा सा लोगों का जो एक्सेस है, लोग अपने अफसरान की तरफ वो रुक जाता है, ब्यूरोक्रेसी उस तरह से काम नहीं करती है जिस तरह से पॉलिटिकल हिरार्की काम करती है। लोगों की एस्पायरेशन बहुत होती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जिस तरह की प्रेजेंटेशन दी और जिस तरह का मैंने आपसे कहा, जो पूरी मीटिंग का एसेंस है, वो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने बड़ा अच्छी तरह इलेबोरेट किया और वही एक रास्ता है जो हमें आगे की तरफ जो है एक नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में, उसकी एक ओपनिंग हुई है और हम सबको इसका वेलकम करना चाहिए और देखना चाहिए। लेट्स होप एंड वेट कि आने वाले दिनों में क्या और बेहतर चीजें आएंगी और अनाउंस होंगी। बहुत शुक्रिया जी सुहेल काजमी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जी श्रीनगर भी चलते हैं, जहाँ से इमदाद साकी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर पर गहरी नजर रखते हैं और सीनियर साहब भी हैं। बहुत शुक्रिया जी इमदाद साकी साहब ज्वाइन करने के लिए। 22 साल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के और 22 महीने मौजूदा दौर के, फर्क कैसे आप इनको कर पाएंगे और क्या कुछ मिला तब और क्या कुछ मिलेगा आज? मुझे लगता है कि पहले मैं ये अर्ज करूँ कि जो हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई, काफी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन जब शाम को हमने ये न्यूज सुनी या कुछ भी देखा तो मुझे ये याद आ गया, और आम लोग भी यही कहते थे कि बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का जो चीर के देखा तो एक तरह खून भी नहीं निकला।
तो यही हाल है इस मीटिंग में। जो भी हुआ है पूरी तरह से लोग इसमें अभी तो आगाह नहीं है कि क्या हुआ है। सिर्फ वही लीडर हजरात बाहर आ गए जो कल तक एक प्लेटफार्म पर एक जगह जमा होके वो ये कहते हैं कि हम नुमाइंदा जमात एक बोली बोलेंगे। तो सॉरी बाहर आते ही उन्होंने अपनी अपनी बोली बोलना शुरू की कि हमने ये कहा, हमने वो कहा। और दूसरा, लोग ये समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि ये क्या क्या डिमांड्स रखने हैं और क्या क्या डिमांड्स हैं। ये तो पहले ही आ चुकी थी डिमांड्स क्या हैं। अब वहां पे जाके उन्होंने अपनी डिमांड से थी तो पहले से दी हुई है और कहा, पेपर में भी आया, मीडिया में भी आया कि डिमांड्स क्या है। कोई नई बात तो नहीं थी इसमें। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे वजीर आजम साहब जिन्होंने ये मीटिंग कन्वीन की थी, वहां से क्या निकलता है, क्योंकि वहां से ही कुछ आने वाला है। यहाँ से जो हमारे लीडरान थे, जो जिनको कल तक जो एंटी नेशनल थे, जो करप्ट थे, जो खाइन थे, आज दोस्त बन गए और नुमाइंदा बन गए। तो लोगों में अभी भी ये शक शुबा पैदा हो गया है कि वो जो मीटिंग हुई है किस वजह से हुई है और क्या वजह है। उसमें तो कोई लगभग वजह जो है और नहीं आती। और दूसरा जो आपने कहा कि वो चेंज क्या हुई है, मुझे लगता है कि जमीनी हकायक कोई चेंज नहीं हुए हैं आज तक जी। जमीनी हकायक तो वही है। ये मसला जो है, मसला वही है। ठीक है जी। मैं साकिब साहब पायवंदकारी हो रही है। पायवंदकारी से ये कोई ठीक नहीं है। ये तो मसला उलझता ही जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए कि एक दफा 370 की बात है, 2 साल हो गई है। 2 साल में कोई क्या तब्दीली आई है कश्मीर में या जम्मू में, भारत में जी कोई खास तब्दीली तो नजर में नहीं आती है। हाँ, ये कोविड का मसला है, लोग परेशान थे और गवर्नमेंट भी परेशान थी, उसमें तो हुआ था। लेकिन आम लोग जो देख रहे हैं कि कोई चेंज तो नहीं आई है। दफा 370 हटी, दफा 370 थी, तो कोई जमीनी हकायक तो चेंज नहीं हुए। कोई क्या नाम है इसके डील नहीं लगे। यहाँ से लखनपुर से आगे हमारी जमीन नहीं चली गई, कोई चेंज नहीं आई। ये तजुर्बा बन गया है हमारा कश्मीर और जम्मू कश्मीर सियासी पार्टियों का। ठीक है जी। साकिब साहब, जब मैं कल की मीटिंग की बात करता हूं तो 3 चीजें मेरी नजर में है जो हम लगातार डिस्कस भी कर रहे थे। वो ये था कि वजीर आजम साहब तरक्याती मंसूबों की बात करेंगे जो वजीर दाखिला साहब ने की। उसके बाद जो बड़ी बात होगी वो हदबंदी होगी और उसके बाद चुनाव होगा और फिर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट भी होगा जो ऑलरेडी कमिटेड है। और उसी लाइन को कल वजीर आजम साहब ने भी टोक किया जब उन्होंने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए हैं एज पर द मीडिया रिपोर्ट जो भी सामने आई है, जो ट्विटर पर या फेसबुक पर बाद में पोस्ट किया गया हायर ऑफिशियल्स की तरफ से। तो क्या मैं ये मानूं कि ये सारी मशक जो थी ये जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को एक पेज पर लाना सिर्फ इसलिए कि हदबंदी है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद चुनाव होगा और चुनाव के लिए आप कमर कस लीजिए, मैदान में आइए और इख्तिलाफात को छोड़ दीजिए? नहीं, मुझे ये लगता है गौर साहब, आपको शायद ये भी मालूम है क्योंकि आप गहरी नजर रख रहे हैं जम्मू कश्मीर पे। ये जो हमारे लीडर हैं ये क्या कर सकते, वहां से जो भी होगा, मतलब हदबंदी चेंज होगी, कोई भी हदबंदी होगी, उसमें कमीशन बन गया है, वो इनको मानना है। वहां से इलेक्शन डेट अनाउंस होगी तो ये मैदान में आएंगे तो इलेक्शन होगी। तो उससे क्या फायदा पड़ेगा इनकी मीटिंग करने से? इनकी मीटिंग करने का मुझे तो सारा दिल्ली को करना है। अब जो हालात बन गए हैं, ये यूनियन टेरिटरी है और हमारे जो लीडर हैं ये मुझे लगता है कि अभी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इनमें कंसेंसस नहीं है। अगर कंसेंसस होती तो एक मेमोरेंडम जाता है, एक नुमाइंदा हैसियत से जाता, वहां हर एक बाहर आ गया तो एक अपनी हमने जी ये कहा, मैंने जी ये कहा, तो ये इनमें कोई मतलब वो जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता है कि अवाम आप इसको कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इमदाद साकी साहब ज्वाइन करने के लिए। जरा फटाफट से अब अवामी नब्ज को भी टटोलने की कोशिश करें। सीधे चलता हूं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, सईद तजम्मुल। तजम्मुल, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं जी, तजिया भी हो रहा है, लेकिन अवाम कल पूरे दिन आप लोगों के साथ थे, नौजवानों के साथ थे। शाम होते होते जो बयान और जो मंजर टीवी चैनल्स ने दिखाया, जो हमने दिखाया, उसके बाद चेहरे क्या कह रहे थे और दिल और जुबान पर क्या कुछ था? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। आसिफ, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जैसे हमने कल ही बता दिया कि एक तरफ जहां नई दिल्ली में 24 जून की तारीख की मीटिंग का इनेकाद, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में इसी दौरान इत्तेफाक से या मिलिटेंटों की गोली से जिस वक्त 2 अफराद का कत्ल किया गया, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग जो थे काफी ज्यादा सहम कर रह गए थे कि अब क्या होगा। उसके बाद कहा गया इंटरनेट बंद होगा। बहरके मामला डगर पे आने लगे। कल पूरा दिन डगर, हर नगर चौराहे और जिस जगह पे भी जाते थे कहते थे 3 बजे के बाद
आज तारीख की अहमियत का फैसला आएगा और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा खुशगवार माहौल होगा, क्योंकि एक ओपिनियन बिल्ड की गई थी कि जिस वक्त मेन स्ट्रीम क़यादत को नई दिल्ली तलब किया गया था या बुलाया गया था, उम्मीद से कम तो नहीं मिला, लेकिन एक शुरुआत हुई और अवाम शायद उम्मीद करती थी कि अगर जिस वक्त 48 घंटे का रेड अलर्ट भी था, लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बेहतरी के लिए नहीं होगा और हो सकता है इसके लिए पहले से इकदाम किए गए हैं। लेकिन बाद में जब मीटिंग के बाद कई अहम तबकों से हमने बातचीत की, तो तब के एक चीज पर तो रजामंद हो गए कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों को पहली बार हमने देखा कि नई दिल्ली रवाना हुए, इकट्ठे हुए, एक कप्तान की क़यादत में पहुंचे, लेकिन पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी वाली बात पर की उन्होंने वहां पर तकरीर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती आई उसी पे कहा। PDP ने अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी इनहराफ नहीं किया और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी और गुलाम नबी आजाद का जो सियासी कद और तजुर्बा कहता है, कहीं ना कहीं उसने वो 5 नकात जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे ताकि खलिज भी ना हो और अपने मौक़िफ़ बुनियादी मौक़िफ़ से इनहराफ भी नहीं किया जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब तमाम लोग इस क़यादत को सुनते थे, अलग अलग तरह के बयानात आते थे, तो बेग साहब और सजाद साहब एक गाड़ी में आए और उसके बाद जिस वक्त हमने देखा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के सरबराह जो हैं उन्होंने जो बयान यहाँ दिए थे उस पर कोई तब्दीली नहीं आई और जो रोष, एग्रेशन लीडरशिप का एक दूसरे के खिलाफ था वो अंदर बॉडी लैंग्वेज से भी दिखा, बाहर भी दिखा। यानी कुल मिलाकर 4 अगस्त 2019 के बाद आज का ये पहला सियासी मजमा जब दिल्ली पहुंचा तो उम्मीद इतनी थी लोगों को कि पहले दावत होगी, फिर डेलिब्रेशन पर बातचीत होगी और अपने पॉइंट्स रखने होंगे, कहां पर आपको इबहाम या कहां पर आपको गलत लग रहा है उस पर बातचीत करनी होगी। उसके फौरन बाद आप इंतखाबात लड़िए और यूटी में लड़िए, उसके बाद आपका असेंबली कॉन्फ्रेंस आएगा। बाकी चीजें बहुत ज्यादा मिलनी है आगे, लेकिन फिलहाल आपको दिसंबर तक इतना सा काम करना होगा। लेकिन वापसी पर देखना होगा कि गुपकार अलायंस की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं की गई और अंदर और बाहर जो है गुपकार अलायंस का माहौल बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की इस मीटिंग में नजर नहीं आया, बल्कि इंडिविजुअलिटी और पार्टी की बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सईद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जी बढ़ते